नमस्कार, आप देख रहे हैं डाउन टू डस्ट चैनल। मैं हूं शुभम लंगे। सुबह से शाम हर इंसान किसी न किसी काम से घर से निकलता है और इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर एक चीज़ से समझौता करता है, जो है उसका स्वास्थ्य, हेल्थ। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन करना पड़ता है और उस कॉम्प्रोमाइज़ में वो अपनी हेल्थ को भूल जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसको उस हेल्थ का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है, किसी न किसी डिजीज़ की फॉर्म में या किसी न किसी डिसऑर्डर की फॉर्म में। अगर मैं आज की डेट में बात करूँ तो एक ऐसा ही विषय, एक ऐसी ही पर्सनैलिटी, एक ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। अगर मैं पहले तो उनका रूबरू करवाता हूँ आपके सामने। मैं बात कर रहा हूँ मालविका कालरा जी की। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। इन शख्स की मैं अगर बात करूँ तो एज ए वीगन वर्क कर रहे हैं और आज प्रमोट कर रहे हैं वीगन को ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूँ, प्रमोट कर रहे हैं उसको, काफ़ी सारी स्टेजेस के ऊपर इस ब्रांड को प्रमोट कर चुके हैं। मैं इन्हीं से खास बातचीत करूंगा आज, और हम सब लोगों को आज क्या जो हमारा स्टूडियो में जो भी आज का हमारा एक्सपीरियंस रहेगा जो काफ़ी सराहनीय रहेगा, क्योंकि आज जो भी हम सीखेंगे वो हमारे हेल्थ पे बहुत ही असर डालने वाला है। और सीधी बात करते हैं हम मैम से। हम मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एज ए वुमेन, हाउ यू डिफाइन अ वुमेन एम्पावरमेंट, जो वर्ड आज की डेट में बड़ा हर एक न्यूज़ में, हर एक विषय में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। एज ए वुमेन आप इसे कैसे देखते हैं मैम? सी स्टेजेस होते हैं लाइफ में, एंड आई अंडरस्टूड कि जो हमारी सोसाइटी है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिकली हुए या इन एनी रिस्पेक्ट हुए, एक हमारे में कोई अजीब सी आदत है कि हम सब्जुगेट करना मांगते हैं। वी वॉन्ट टू फील सुपीरियर, एंड ओवर द सेंचुरीज फॉर डिफरेंट, वी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्जुगेशंस आई हैं, ख़त्म भी हुई हैं, आज भी चल रही हैं जी। एंड women की subjugation has been one of the major subjects all across the world. It's not just something which is in India. The thing is, it goes that just the degrees have changed. So maybe जैसे किसी region में maybe आप third world की बात करें compared to the first world, तो वहाँ women empowerment थोड़ी ज़्यादा आ गई है, third world में अभी कम है। आप society के accordingly चलें तो अलग अलग है। The point is that it's a struggle vis-a-vis every subjugation. आज की डेट में blacks की भी अभी तक चल रही है सबकी. So it is something that is just somehow always alive. मैम, आई वांट टू नो कि जैसे आपने अभी बात करी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, लोगों को बताया, मैं जानना चाहता हूँ कि वीगन, ये वर्ड मैनी पर्सन्स आज की डेट में जान चुके हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस वर्ड से नहीं ताल्लुक रखते, और मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो उनको ये बताएं वीगन होना क्या है। ठीक। सो बात फिर आपकी जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक इंट्रोडक्शन करी, सो वो भी बात यहीं से निकलती है कि जिस तरीके से मैंने बोला और आपने बोला कि वुमेन के बारे में, और इट्स वेरी ऑड कि एक सब्जुगेशन है जो हम सदियों से करते आए हैं, जो स्पीशीज पे आधारित है, जैसे जेंडर पे है, रेस पे है, कास्ट पे है। ये जो सब्जुगेशन है ये स्पीशीज पे आधारित है। स्पीशीज तो जैसे हम ह्यूमन स्पीशीज हैं और बाकी एनिमल्स हैं। सो ये बड़े सदियों से चलता आया, जहाँ इंसान ने सोचा कि हम सबसे सुपीरियर एनिमल हैं। और बेस्ट क्या है कि लाइक द कास्ट सिस्टम, in the species system also, which is called like speciesism, we have divided the animals also according to different classes. For example, आपके जो wild animals हैं उनको हम protect करेंगे, उनके लिए laws भी बने हुए हैं जहाँ तक। फिर आ गए जो आपके आम जानवर हैं, जैसे आप तोते घर में देखते हो या कोई भी चिड़िया देखी या बटरफ्लाइज देखी, सो वो उनके हमारे लिए बड़े एग्जॉटिक एनिमल्स होते हैं, तो उनको भी हम वैल्यू करते हैं। इसी तरीके से नीचे जाएंगे तो आ जाते हैं जो फार्म्ड एनिमल्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर फूड, फॉर वूल, फॉर सिल्क, ये सब आ गए। फिर उसके नीचे और आएंगे जैसे आपके स्ट्रे डॉग्स हो गए, जिनकी बिल्कुल कदर नहीं है। और सबसे नीचे आते हैं ये छोटे छोटे जानवर, जैसे हमारे मच्छर मक्खियाँ हैं, जिनको तो हम मानते भी नहीं है कि कोई जीव है जी। सो ये स्पीशीजिज्म है जहाँ से ये बेसिस पे आता है। सो यहाँ से वीगन की बात निकलती है। वीगन एक टर्म है जो 1944 में डोनाल्ड वॉटसन नाम के जने ने बनाया था।
उनका ये मानना था, उन्होंने ये वर्ड बनाया वेजिटेरियन से, पहले 3 अक्षर वेजिटेरियन के और आखिरी 2 बना वीगन। जी उनको ये लगा वेजिटेरियनिज्म शुरू से भारत में ही था, बाकी लोग जो बाहर के थे उनको तो लगता था कि मीट ईटिंग इज अ नॉर्मल थिंग टू डू, एंड बट इंडिया में हम वेजिटेरियन बहुत थे। तो बट उसने ये देखा कि वेजिटेरियनिज्म का बेसिस क्या है, अहिंसा। यू नो, जैनिज्म टॉक्स अबाउट अहिंसा परमो धर्मा, we talk a lot about ahimsa, till Gandhi ji we've spoken about ahimsa, but he realized that as a vegetarian we still wear leather, knowing where it comes from, we will still have honey, we will still wear wool, silk, everything which comes from the animal, and it is unimaginable to think कि जब आप कोई भी पदार्थ जानवर से लोगे तो उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा, जब आप केजेस में, जहाँ हम पेट्स रखते हैं, केजेस में चिड़ियों को रख देते हैं, उनकी फ्रीडम खराब करते हैं, हम वर्क में उनको मारते हैं, चाबुक से मारते हैं, उनको ज़बरदस्ती उनसे टांगा खिंचवाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं जानवरों के ऊपर उनकी मर्जी के खिलाफ। सो दैट मीन्स एज अ वेजिटेरियन हम सिर्फ एक मीट अंडा ना खा के बाकी जितने भी एनिमल की पे हिंसा होती है हम उसमें भागीदार रहते हैं, इवन प्योर वेजिटेरियंस जो होते हैं। सो वहाँ से उनको ख्याल आया कि ये तो गलत है, अगर एक आपने एक फिलॉसफी बनाई है अहिंसा की, देन वो हर एक जानवर पे लागू होनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ दिस टर्म केम अबाउट। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि एवरी पर्सन की लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट रहता है, जब आपको लगा कि वीगन प्रमोट करना चाहिए और वीगन बनना चाहिए, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा है आपकी लाइफ में पर्टिकुलरली? ऐसे हर एक इंसान जो आज देख रहा होगा, मे बी उनकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आज आ जाए आपके इस सेशन की वजह से। सो मेरा टर्निंग पॉइंट था जब एक किसी ने मेरे को फ़ोन पे, मैं बाय द वे मैं एक नॉन वेजिटेरियन फैमिली से थी जी, हर किस्म का मीट शीट सब खाया हुआ था। मैं 15 साल की थी जब मैं खुद ही वेजिटेरियन हो गई। उस ज़माने में, लेट मी टेल यू, टुडे आई एम 55, सो आई एम टॉकिंग 40 इयर्स बैक, जब बच्चों को डिसीजन भी नहीं लेने देते थे, तो उस समय जब मैं वेजिटेरियन हुई, सो मेरे फैमिली ने थोड़ा प्रोटेस्ट करा, बट देन दे रियलाइज कि ये नहीं मानेगी, सो दे लेट मी बी अ वेजिटेरियन। एंड ओवर द years I came to know about the cruelty in the egg industry, so मैंने अंडा खाना छोड़ दिया। But I was 49 when somebody showed me a photograph of, I should say, a cow being killed. I was like, why would a cow be killed? You know, who would kill a cow? Yes, of course, for beef and all, I understand. But when I looked into the dairy industry, वहाँ से बात समझ आई कि ये स्टोरी बहुत अलग सी स्टोरी है जो डेयरी इंडस्ट्री की, जो हमको एक्चुअली नहीं पता थी। एंड फिर देखा कि कंट्री लाइक इंडिया इज़ द हाईएस्ट बीफ एक्सपोर्टर, वी द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ लेदर, वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम? सो व्हेन आई मेड दैट कनेक्शन वाज दैट टर्निंग पॉइंट व्हेन आई बिकेम वीगन। एंड उस टाइम आई डिडंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड वीगन। मैंने सोचा वीजन है, वीगान है, क्या है, बट फिर धीरे धीरे पता चला। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो उसी टाइम मैंने अगले जो 4 बजे जैसे आदत होती है दूध पीने की, कॉफ़ी पीने की, तो मैंने कॉफ़ी के बजाय कावा पी लिया कि अब से मैंने दूध और दूध के प्रोडक्ट्स तो नहीं खाने। मेरे बच्चे, माई सन एट दैट टाइम वॉज 24 एंड माई डॉटर वॉज 20. The minute we shared this information, they also said that we want to go vegan. So that was the point when I became an activist, in the sense that जो knowledge हमको पता नहीं होती, तो हम कुछ उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हम जो करते हैं वो हमारी गलती नहीं है। बट जब आपको वो knowledge मिलती है, आपको एक choice मिल जाती है to decide whether you want to continue doing that or you want to discontinue. And that is why I started. I said, if my son, he was, you know how boys are, 24-year-old boy,
taller, much taller than me, and and he was living alone in Delhi. If he can decide to take such a step in those times, जब veganism आप कह रहे हो कि अभी तक like सबको नहीं पता, उस टाइम तो बहुत लोगों को नहीं पता था. So to take a decision, peer pressure होता है बच्चों को, मुश्किल लगता है कि ऐसे कैसे आप कैसे substitutes क्या करोगे, दूध के बिना कैसे रह सकते हो. अगर वो ऐसा कर सकता है, so it gave me a lot of motivation that if he can do it, everybody is my child. I need to reach out. So I started going to schools and colleges with this. Okay, ma'am. I want to know, every person have habits. Either it is a good or bad habits. But whenever you are belong, as you said, you came from non-vegetarian family. So many habits you have for so many years. You are taking pick up and taking a glass of tea in which milk is added up. Right. So how you control yourself and that emotions? Because मैं चाहता हूँ कि बताएं, क्योंकि बड़े सारे लोग होंगे जो हैबिट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हैबिट्स ऐसी होती हैं कि अमूमन अगर 8 बजे उठता है इंसान, वो 7 बजे उठेगा तो चंबा रहेगा. Absolutely. So आपने इतने सालों से वो चीज़ करते हुए आ रहे, एकदम से जब वो छोड़ा तो कितना डिफिकल्ट रहा वो प्रोसेस. और जो आज देख रहे हैं, जिनके दिमाग में स्ट्राइक ये चीज़ें करेंगे डेफिनेटली जो आज आपने बोली, तो उनको किस तरीके से मोटिवेट करेंगे आपके वो वर्ड्स, वो बताएं मैम. हैबिट एक चीज़ है जो हम खुद फॉर्म करते हैं. आज आपको अगर डॉक्टर बोल देता है कि ये चीज़ छोड़ दो, आप छोड़ देते हैं. आज बर्ड फ्लू आ गया, आपने चिकन खाना छोड़ दिया. हैबिट क्या होती है? हैबिट इज अ स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट वी थिंक इज अ हैबिट इज एक्चुअली नथिंग बट अ पर्सपेक्टिव. इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड एट दैट मोमेंट. द मिनट आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है विच इज opposite to your habit and you believe it, you drop it. It's not that difficult. स्मोक कर रहे हो, बीमार हो गए, डॉक्टर ने मना किया, छोड़ दिया. सो हम उन बातों को छोड़ सकते हैं जब हमको वो बात अपने सेल्फिश रीजंस के लिए वो बात सही लगती है. वीगन होना एक हैबिट थी मेरे को, जैसे दूध पीने की या दही पनीर सब कुछ करने की. वो एक चीज़ थी जो मेरे लिए अवेलेबल थी उस टाइम, और मेरे को उसके बाद उसकी सच्चाई नहीं पता थी. सो आई वुड हैव इट. बट द मिनट आई गॉट टू नो द ट्रूथ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द हैबिट. डेफिनेटली. जैसे कि आपने अभी हैबिट्स की बात करी, और वी आर इंडियंस एंड वी हैव अ मेंटालिटी. राइट. मेंटालिटी इज लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर बोलेगा कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक, वी ऑल नो मॉर्निंग वॉक इज नेसेसरी ऑफ अवर लिविंग फॉर अवर लिविंग्स. और अगर मॉर्निंग वॉक की बात करें तो बड़े सारे लोग हैं आज जो सुबह उठते नहीं हैं क्योंकि बहुत ठंड बहुत है. बट डॉक्टर अगर बोलेगा, सो मैक्सिमम मैंने जो एनालाइज किया वो ये है कि 100 आउट ऑफ 100 90% ऐसे रहेंगे जिनको डॉक्टर ने कहा होगा, वही वॉक पे होंगे. और आउट ऑफ 100 यंगस्टर्स की बात करूं तो 90 वही होंगे जो जिम जा रहे होंगे, क्योंकि उनको पैशन खाली देख के कि उसकी बॉडी मेरे को जाना है. बट यही आर्मी में, यही स्कूल्स में जो प्रेयर्स करते थे, वो डेली रूटीन हमारी रहती थी, उसमें कोई बोलता नहीं था, पर वो डंडे के दम पे रह जाता था. बट हैबिट्स की बात करें तो ये एक आइडिया था जो शेयर करना चाहता था कि इसको किस तरीके से देखते हैं कि जब तक कोई स्ट्राइक ना करे उस तरीके से, प्रेशरली ना बोले, तब तक नहीं करेंगे. अपने मन से हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? यही बात है जो बहुत चीज़ों में हमको चेंज करनी है. हम क्या हैं, हम सोसाइटी के कंडीशनिंग में रहते हैं, और वही जो चीज़ें सही लगती हैं, और जब सोसाइटी उन चीज़ों को गलत बोलती है तो हम सडनली उसको गलत मान लेते हैं. आपको वेरी ऑफन इट हैपेंस, जो वही चीज़ सही होती है थोड़े दिनों के बाद वही चीज़ गलत लगती है. सो बिकॉज हमारे को जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो हमको सब कुछ पढ़ा देता है जी, हमको अपना माइंड अप्लाई करने के लिए नहीं सिखाता. सो व्हेन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. एंड व्हाट इज ब्यूटिफुल अबाउट दिस जनरेशन इज दैट दे हैव द एबिलिटी एंड दे हैव द करेज टुडे to take decisions on their own and understand. They're not like जो हमारे टाइम थे, जो बोला गया, माँ बाप ने बोला यही करना है तो यही करना है. आजकल बच्चे और उनके पास इंटरनेट करके इंफॉर्मेशन है टू बैक इट. जी. So that is why the
the excitement of veganism is very strong now. जी मैम, now I want that you tell us about your daughter, because somewhere I heard that you admit herself as your mentor, guide and teacher. Yes. What is the reason behind it? Tell us. My daughter is now 27. She was born with a genetic disorder which has been identified as Rett syndrome. Okay. It's something like Down syndrome hota hai jaise. So this is what she has, which means that she is physically absolutely disabled, and mentally she's alert, but she can't speak. So how is she my mentor? Because मैंने ये देखा कि हम छोटी छोटी परेशानी से, छोटी छोटी तकलीफ़ों से शक्ल बना लेते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ना खुश रहते हैं नॉल। पर जब उसको मैंने देखा कि वो इतना कुछ नहीं कर सकती है, फिर भी वो खुश रहती है। So that was one lesson I learned, and the other lesson was that she taught me that I could understand her without her talking. I can't fully, obviously I cannot comprehend everything. जैसे अगर रो रही है, sometimes I can't tell कि उसको कहाँ दर्द हो रही है. So I just have to sometimes ignore it because मेरे को नहीं समझ आ रही कि पेट में हो रही है कि सिर में हो रही है. So similarly, but what it led me to also is to gain empathy. Empathy तो आ गई ना, pity नहीं थी मेरे को अपनी daughter पे, because why would I pity my daughter? Sympathy भी नहीं थी, because sympathy होती है आपको किसी से अच्छा, you know, जो मेन मैंने उससे सीखा was empathy. Empathy is आप अपने आप को उनके शूज में डाल के सोचो कि वो क्या सोच, and that made it easier for me to understand animals because they don't speak our language. तो हम सोचते हैं कि ये बोल नहीं सकते, बट वो अपनी तरीके से तो बोलते हैं ना, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी आंखें, उनके बॉडी सब बोलती है. So that kind of, I would say, is how she led me to understand the animals also. Beautiful lesson I learned from you, from this story. Now I want, is this vegan a new concept in India? I want to know from you. No, in fact, I'm so glad you asked this question because actually veganism, just the word is English and it's new, but the concept is ours. How? हिंदी में वेजिटेरियन को क्या बोलते हैं? शाकाहारी. शाकाहारी. शाकाहारी का मतलब मांस नहीं खाते. नहीं, जो हिंदी के वर्ड्स बने हुए जनरली दे हैव मीनिंग. सो शाक प्लस आहार. शाक प्लस आहार. शाक प्लस आहार. शाक मतलब ब्रांच जी, आहार मतलब फूड. सो शाक से क्या क्या एक्चुअली होता है? फल, मेवे, फ्रूट, नट्स एंड सीड्स, बीज जी. ठीक है. हमारी जो ओरिजिनल डाइट थी वो शाक आहार था. दैट मीन्स फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स. अब इनको दो तरीके से अगर आप देखते हैं तो एक, अगर सपोज हम मान के चलते हैं कि हम मंकीज से एवोल्यूशन हुई हमारी, तब भी हम फ्रूट्स, नट्स और सीड्स खाएंगे बिकॉज जनरली मंकीज का वही डाइट है जी. प्लांट किंगडम में भी जितने जानवर है वो अलग अलग, कोई घास खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स. तो बट मंकीज फ्रूट्स, नट्स और सीड्स ज़्यादा खाते हैं. सो उस तरीके से भी हमको वही होना चाहिए था. दूसरा, जब आग नहीं थी, हम उसके पहले भी तो जिंदा थे. तो जब आग हमने डिस्कवर नहीं करी थी तो हम कच्चा खाना खाते थे. एक्चुअली देखा जाए तो वो कच्चा नहीं था, वो धूप का पका हुआ था जी. व्हाट एनिमल्स ईट. तो उसमें भी आज तक हम कौन से खाने कच्चे खा सकते हैं? फ्रूट्स, नट्स और सीड्स. अब फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स हमारी हर एक जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको एक्चुअली पूरा कर सकते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट जो है ये तो इस वेजिटेरियनिज्म में जो वेजिटेरियन भी वर्ड है इंग्लिश में भी, तो वो वेजिट से आया मतलब वेजिटेबल्स, और एरियन से आया ग्रोइंग, द थिंग ऑफ ग्रोइंग. सो 10,000 years मान लो पहले जब हम गैदरर्स से सेटलर्स बने तो हमने कल्टिवेशन शुरू करी और हमने बाकी 3 जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो शुरू करे ग्रो करने, जिसमें आ गए आपके दालें, अनाज और सब्जियां.
सो टोटल कुल मिला के हमारे पास 6 फूड ग्रुप्स हैं जो प्लांट बेस्ड है. मैं आपको वापस बताती हूँ. फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, grains, legumes, vegetables. Okay. Right? So this is what our diet was. Now, where and how, about 5,000 years back, when humans started extracting milk from the cows, thinking that they were not doing anything wrong, and then they had other reasons to think that milk is a part of the vegetarian diet, is when milk was and its products were introduced in the vegetarian diet. But per se, vegetarian in Hindi, which means Shakahari, is a diet which is completely plant-based, and it is not something which is new to us. Now question comes, is vegan diet complete our nutrition diet? Completely, because so many persons a mentality that non-vegetarian source is a maximum protein content in Correct. which. So how we complete our nutrition, which is वो जो कम रह जाएगी हमारी उसमें से, वो कैसे पूरा कर पाएंगे, वो बताएं मैम. ठीक है. सो अगेन सोशल कंडीशनिंग. जी. जब मैं छोटी थी तो हमारे टाइम एक पॉपाई द सेलर के ना कार्टून आते थे. या आई आल्सो स्मार्ट. तो पॉपाई ना पालक खा के मसल और आयरन होता था. मतलब हमको आयरन, पॉपाई, मसल, इसको बोला जाता है प्राइमिंग. What society does to you is priming, कि आप जब एक वर्ड सुनते हो उसके एसोसिएशन में एक दूसरा वर्ड आपके दिमाग में आ जाता है. सो एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो दैट. आपको वॉशिंग पाउडर चाहिए, सीधा दिमाग में पहले सर्फ आता था, फिर निरमा आ गया. सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग वॉशिंग पाउडर निरमा इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट वॉशिंग पाउडर. तो सिमिलरली प्राइमिंग में हम जैसे ही सोचते थे पॉपाई, वी वुड से स्पिनिच, स्पिनिच मेंट आयरन. सो वी मेड दैट सीक्वेंस. Just about, now think that just about 10 years back, possibly 10-15 years back, the protein hype came. उसके पहले प्रोटीन के बारे में कोई नहीं बोलता था. जी. तो प्रोटीन की हाइप शुरू हुई एज एन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजी, अगेन फॉर प्राइमिंग रीजंस. और फिर प्रोटीन के साथ सीधा जोड़ा गया मीट एंड एग्स. And we started associating these two together. The point is that if you look at it as from the doctor's point of view or the our body point of view, हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली बहुत. आप किसी को जानते हो कि जो कैल्शियम डेफिशिएंट है, जानते हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी वाले को भी जानते होंगे. आप किसी को जानते हैं जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है? नो. कोई वेजिटेरियन भी है कोई जिसको प्रोटीन डेफिशिएंसी है? नो. दैट मीन्स इफ यू ईट फूड you can never be protein deficient, because the requirement of the human body for protein is very, very little compared to how we are told that we need to eat that much protein. And before you move on to your next question, just let me add this bit. There is a difference between animal protein and plant protein. Yeah. अगर हम herbivorous animals की तरह हैं और हमारे kingdom में हॉर्स भी है, जिसकी हॉर्स पावर के बारे में बात की जाती है. जिम वाले जितने हैं वो कहते हैं हमको मसल चाहिए, स्टैमिना चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, एजिलिटी चाहिए. जो उनको वो जो चीज़ें चाहिए वो हॉर्स में होती हैं, शेर में नहीं. और हॉर्स खाता है प्लांट प्रोटीन, और शेर 20 घंटे सोता है और जल्दी मर जाता है. दैट्स द थिंग. नाउ द पॉइंट इज दैट again, like I said, this is priming, that this you're being taught that this is the sequence. It is not true. You just need to go on the internet and apply your mind, think out of the box, and start rethinking, unlearning what society teaches you just to understand. Because ये चीज़ें अगर देखिए, ये चीज़ें गलत हो सकती हैं अगर आज हॉस्पिटल्स खाली होते, तो हम कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत हेल्दी हो गए हैं ये सब खा के. बट आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, आपके सबसे पहले आपकी डाइट जो होती है वो आपको खिचड़ी खिलाते हैं, लाइट खाना खिलाते हैं. आपको कोई मीट अंडा तो नहीं देता ना हॉस्पिटल में. या बच्चा जब
माँ के दूध से अलग होता है, तो भी उसको हल्का हल्का चपाती दाल ऐसे देते। दैट मीन्स हमारा जो ओरिजिनल सिस्टम है वो उन्हीं चीज़ों के लिए, ये चीज़ें तो अक्वायर्ड है और इन्हीं से बीमारियां हैं। मैम जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि इस वीगन डाइट कंप्लीट है न्यूट्रिशन चार्ट, और आपने इसके बारे में बताया, और मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को यही बताएं, क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं वो सोच, जैसे मैंने आपको पूछा भी और कहा भी कि नॉन वेज सोर्स जो रहता है मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट रहता है, right. तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा, और अल्टरनेटिव्स कुछ अगर हैं, जैसे हैबिट्स की बात कर रही, तो अल्टरनेटिव्स रहते हैं हर एक चीज़ के, तो इसका क्या सब्स्टिट्यूट और क्या अल्टरनेटिव्स है मैम, ये बताएं। ठीक। सो बेसिकली क्या है कि सबसे पहले बात ये कि जो मीट और अंडा या दूध, कोई भी एनिमल से लिया हुआ पदार्थ जो भी होएगा, ये भी बात एक हम लोगों को बड़ी अजीब साउंड करती है, बिकॉज हमको ये कोई बताता नहीं है कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट में हमेशा कोलेस्ट्रॉल होता है, और प्लांट फूड्स, बिकॉज प्लांट्स कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते, तो आप काजू भी खा लेंगे तो आपको उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा। सो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। जो आजकल सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि ये दोनों चीज़ें, एनिमल प्रोटीन तो है ही बुरा हमारे लिए, उसके साथ जो सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल भी आता है इन प्रोडक्ट्स में, वो भी बुरा है हमारे लिए। प्लांट फूड्स में जनरली फैट कंटेंट ही लो होता है, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, और प्लांट प्रोटीन हमारे लिए इजी होता है डाइजेस्ट करना। ये तो हो गई तीन। बाकी जैसे आपने कहा, बिफोर आई कम टू द सब्स्टिट्यूट्स, आई जस्ट फिनिश द हेल्थ। बाकी हमारी बॉडी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फैट के सिवा प्रोटीन, हमने बात कर ली कि प्लांट से आपको दालों से सब जगह से प्रोटीन मिलता है। तीसरा रह जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्लांट्स में ऑब्वियसली ज़्यादा ही हैं, उधर तो हैं भी नहीं, तो आपको यहाँ मिल जाते। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स प्राइमरी सोर्स हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल जो पहला जानवर भी फूड चेन में होएगा वो भी तो प्लांट ही खाता है। सो बेसिकली प्लांट इज योर फर्स्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो वी कैन गेट आर विटामिन्स एंड मिनरल्स डायरेक्टली। जैसे हमको कहा जाता है दूध पीजिए कैल्शियम के लिए जी। बात सारी ये है कि कैल्शियम भी तो गाय को प्लांट खाने से आता है, उसके दूध में कैल्शियम नहीं बनता, प्लांट्स खाती है उसको कैल्शियम। तो हम भी डायरेक्टली अगर प्लांट बेस्ड फूड्स खा लें, इट्स वेरी इजी आजकल नेट पे जाके देखना विच आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट बेस्ड कैल्शियम। आपको तिल मिल जाएगा, बहुत लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, सब में कैल्शियम है। सो आपको कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। फिर एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको प्लांट बेस्ड फूड्स में से आती है, उनको कहा जाता है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टफ। और आजकल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोविड करके हमें कहा जाता है कि एक ड्रिंक पीजिए, बट अगर वो ड्रिंक जो है ना वो चिकन सूप है ना वो कच्चा अंडा का है, वो जो कंकॉक्शन है वो टोटली प्लांट बेस्ड है, जिसमें आपको कहते हैं आपको हल्दी डालो, अदरक डालो, गिलोय डालो, इम्यूनिटी बूस्टर। सो अगेन यू आर कमिंग बैक कि आर आयुर्वेदा, which was completely plant based, was just like Shakahari. Our Ayurveda was way better because it was all natural, and the main thing was that it was preventive. Curative to tha hi, definitely, but preventive tha. So which puts us back that if you have a plant based diet and a healthy plant based diet, not ki fried चिप्स खा रहे हो या कुछ, if you have a healthy plant based diet, then you are actually preventing all your diseases, so the chances will be much lesser. Of course फिर अब fertilizers, फिर लोग आर्ग्यू करेंगे कि fertilizer भी है, सब कुछ है, वो तो है ही है, पर अगर हम सब कोई plant based diet पे जाएंगे तो ये लंबी भी बात बहुत खिंचाती है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है वो फॉडर ज़्यादा उगाते हैं रादर देन डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन क्रॉप्स। तो अगर हम सब सपोज वीगन हो जाएं, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड इट वुड बी। अगर हम सब वीगन हो जाते हैं तो हमारी लैंड बच जाएगी, पानी बच जाएगा, रिसोर्सेज बच जाएंगे, और जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग से जो गलत चीज़ें निकलती हैं, जैसे उसमें मीथेन होती है या उसमें जो उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो हमारे पानी में जाती हैं, सॉइल में जाती, वो एक इंडस्ट्री जब ख़त्म होएगी तो आप जैसे मान लो कि वी विल ऑल गेट ऑर्गेनिक फूड विच विल बी हेल्दी,
और जहाँ तक रही सब्स्टिट्यूट्स की बात, तो क्या है कि बात तो ठीक है आपकी, मैं भी आई कैन नॉट आर्ग्यू दैट कि हैबिट एक चीज़ होती है, और हैबिट अगर तोड़नी आसान होती है अगर आपको उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाए जी। सो उसमें क्या है कि आजकल मॉक मीट्स आ रहे हैं, वो शक्ल बिल्कुल मीट की है, स्मेल भी है, टेक्सचर भी है, बट वो मीट नहीं है, वो प्लांट बेस्ड है। और एक दो हमारी जैसे सब्जियां, जैसे आपने कटहल देखा होगा, कटहल को भी जब आप पकाओ तो वो मीट की तरह बन जाता है, या न्यूट्री नगेट्स आते हैं, सो वो मीट का सब्स्टिट्यूट होता है। अब दूध में तो क्या है कि बादाम का दूध, नारियल का दूध, सोया का दूध, ये सब है। बटर चाहिए तो आपके पास आमंड का बटर बना लो, पीनट्स का बटर बना लो। दही चाहिए तो कोई भी दूध की दही जमा लो, चाय में डाल लो, कॉफ़ी में डाल लो। और ये कहना कि ये महंगा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, बिकॉज मेरे को पता है, वी मेक मिल्क्स एट होम, वी मेक ऑल दीज प्रोडक्ट्स एट होम, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, बिकॉज हम नॉर्मल रूटीन में भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे भी, तो जैसे आप बाहर जाके तो खाने खाते हो इतने महंगे महंगे, तब आप कभी नहीं आर्ग्यू करते हो, बट अगर आपको सेहत के लिए एक क्रूअल्टी फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और हेल्दी फ्रेश दूध और पनीर, अपना टोफू जैसे है, और चीज़ काशू की हम बनाते हैं, सो ये चीज़ें अगर आपको घर में ही मिल जाती हैं, और मार्केट में तो मिलती हैं, बट ऑब्वियसली मार्केट की हर चीज़ महंगी भी होती है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स भी डला होता है। एक दफ़ा आपको आदत हो जाती है ये सब बनाने की, और नेट पे देख के आप सब कुछ सीख सकते हो, तो लाइफ बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है। और आप मानोगे नहीं कि जिस दिन आप बादाम का दूध की चाय पियोगे ना, उसके बाद आपको एक्चुअली दूसरे दूध की चाय अच्छी भी नहीं लगेगी। टेडेक्स टॉक की बात करते हैं, आपने एक स्टेज एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलना, और वो जर्नी जो थी, वो एक्सपीरियंस, वो बताएं मैम, वो कैसा रहा, कैसा फील किया उस टाइम पे आपने इतनी बड़ी स्टेज पे? टेडेक्स पे जी। मैं बहुत नर्वस थी बहुत नर्वस थी, बिकॉज मेरे को 24 घंटे का भी टाइम नहीं दिया था उन्होंने। एंड वही जैसा आपने बोला कि वो स्टेज इतनी बड़ी थी कि वो जो एक डर लगता है कि यू नो हाउ विल आई परफॉर्म, कुछ कभी यू नो एक्सपीरियंस नहीं किया था, एंड सडनली इट हैपेंड टू मी, सो आई वाज वेरी नर्वस। सो in fact after that I became more confident but my TEDx was an experience that I can look back and say yes, I did a TEDx talk, but it wasn't my best talk for sure. हर चीज़ की एक शुरुआत होती है और बिगनिंग रहती है, that is your beginning मैम, उस टाइम पे Yeah, की आवाज़। I wish it had TEDx had come a little later but it came much before. yeah मैम, आउट ऑफ बॉक्स एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, क्योंकि मैं वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और नॉन वेज सोर्स किसी तरह से मेरी फैमिली में ना, तो बचपन से ना मेरी फैमिली में, ना मेरी फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स में यूज़ हुआ। सो एक कन्वर्सेशन रहता था बचपन में, जो मैक्सिमम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में कॉन्फ्लिक्ट करता है, मैक्सिमम उनकी जो सोच रहती है वो ये रहता है कि नॉन वेजिटेरियन ऑलवेज आस्क दैट इट इज अ साइकिल, इफ वी डोंट ईट नॉन वेज सोर्स दे विल ईट अस। करेक्ट। सो वो कॉन्फ्लिक्ट, उसको किस तरीके से आप खत्म कर पाएंगे इस एवोल्यूशन के साथ? पर वो कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये बात करते हैं ना, ये जो साइकिल है, जो ये चेन है, ये तो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करती है। ह्यूमंस तो हम तो फॉरेस्ट से बाहर हैं। जिन एनिमल्स को हम खाते हैं वो फैक्ट्रीज में पैदा किए जाते हैं। हम नेचुरल एनिमल्स नहीं खा रहे ना। अगर हम चेन में की बात करें तो हमको तो फिर जंगल में जाके खुद मार के, जैसे शेर खाता है फिर वो खाते हैं, ऐसे करते, तो हमको भी तो वहीं जाके उसी चेन में आएंगे। और अजीब बात यह है कि अगर हम वापस ह्यूमंस जंगल में जाते हैं तो हमारे ऊपर हमारे प्रेडेटर्स ज़्यादा हैं और प्रेज कम है। हम इधर है, हम 4th नंबर पे हैं। सो हमारी चांस ये ज़्यादा है कि हम खाए जाएंगे रादर दैन कि हम किसी को खा सकते। इसीलिए 2 स्पीशीज़ हैं जो जंगल से बाहर आई हैं, स्पेशली 2, जैसे हम और डॉग्स। और आप देखिए हम दोनों की पॉपुलेशन कितनी मल्टीप्लाई कर रही है। जो ये कहते हैं कि हम उनको नहीं खाएंगे, उल्टा ये हिसाब है कि क्योंकि हमको कोई नहीं खा रहा
और उनको नहीं कोई, तो हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और जो हम खाते हैं जानवर, इनको बोलते हैं ये तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, सो वी आर नॉट अ पार्ट। और फिर जो लोग फिश खाते हैं वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज फिश की तो चेन चल रही है, हम तो वहाँ नहीं है पानी में। सो नेचर को आता है, नेचर को दो चीज़ें आती है करनी टू मेंटेन अ पॉपुलेशन। एक कि बच्चे ही उतने पैदा कर होते हैं जितने उनको प्रोक्रिएशन के लिए चाहिए होते हैं। सो उस स्पीशीज को कायम रखने के लिए उतना ही नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एक वो, और दूसरा जो आपने बोला कि फूड चेन है। सो ये दोनों चीज़ें कन्फाइन करती है हर एक को, उसमें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम जो, अगर आज जैसे आप नवरातों में नहीं खाते हो, मान लिया नॉन वेज लोग नहीं खाते, तो क्या वो चिकन्स घूम रही हैं इधर? आफ्टर ऑल कितने मिलियन चिकन्स उस हफ्ते में मरती, वो कहाँ हैं? ये क्या करते हैं कि इनको एंटिसिपेशन है कि इन 9 दिनों में हमको नहीं चाहिए, तो वो फैक्ट्री ऐसे चलेंगी कि वो 9 दिनों में वो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। ओके मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट वाज नाइस जो सेशन रहा हमारा बहुत अच्छा रहा। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपने ये टीचिंग्स जितनी भी थी और जो भी लेसन्स थे लाइफ में आपने जर्नी रही वो हमारे दर्शकों तक साझा करी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने कीमती समय हमें दिया। सो ये हमारे बीच में मालवीय कालरा जी थे जिन्होंने अपनी लाइफ जर्नी से रिलेटेड वीगन जो वर्ड था जिसके बारे में आज मुझे भी जानकारी दी और आप सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं उनको इसके बारे में रूबरू करवाया। और काफ़ी अच्छा सेशन रहा, इसमें हमने काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में जाना इनसे। और आज की मुलाकात इन्हीं के साथ ही, हम फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनैलिटी, किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए डाउन टू डस्ट चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।